हेलो दोस्तों। अब हम कुछ मेंस पर्सपेक्टिव से कुछ टॉपिक कवर्स करते हैं। ये सेंट्रल और स्टेट दोनों ही के मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक टॉपिक है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है अभी रिसेंटली की हुआ था कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, जिसको हम सीबीसी कहते हैं, इसने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ मिलके एक नेशनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी टू इन्हांस द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 73rd प्लस 74 से हमको जो है एक ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी मिलती है। 73rd में रूरल एरियाज में, जिसको कि पंचायती राज बोलते हैं, और 74 से अर्बन एरिया में। लेकिन 74 से जो अर्बन एरिया में मिलता है वो सभी अर्बन एरियाज में नहीं मिलता। वो जो है कुछ सिलेक्टेड, जो जहाँ स्टेट डिसाइड करता है कि यहाँ पे अर्बन बॉडीज़ मिलनी चाहिए, वहाँ से होता है। चलिए इसको लक्ष्मीकांत से थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है कि द टर्म अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, द टर्म अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया जो है ये सिग्निफाई करता है बाय द पीपल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ये गवर्न होता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। जुरिस्डिक्शन ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू स्पेसिफिक अर्बन एरिया विच इज़ डिमार्केटेड फॉर द पर्पज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट इसको डिसाइड करता है। उसके अलावा ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है, एक तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस है, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, नोटिफाइड एरिया कमेटी हैं, टाउनशिप एरिया है, कंटोनमेंट बोर्ड है, टाउनशिप है, पोर्ट ट्रस्ट हैं, स्पेशल पर्पज एजेंसी है। ये टोटल 8 तरीके के एरियाज़ हैं। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड हुई थी। और सेंटर अर्बन लोकल गवर्नमेंट को डील करता है तीन मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन केस ऑफ कंटोनमेंट बोर्ड, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इन केस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बन यूनियन टेरिटरीज, सॉरी, यूटीज़ के केस में। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और उसके अलावा कंटोनमेंट बोर्ड। तो रिसेंटली एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के साथ एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी। तो इसके की इनिशिएटिव देख लेते हैं कि एक एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान है ताकि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की कैपेबिलिटी इंक्रीज़ हो सके। एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है वो 6 पायलट अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, अहमदाबाद की और पुणे की जो 6 बॉडीज़ होंगी। कम्प्रिहेंसिव टूल किट प्रिपेयर हो रही है अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए। अर्बन लोकल बॉडीज़ ये तो हम जान ही चुके कि 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हुई थी। ये 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है। लैक ऑफ स्पेसिफिक, इसके कुछ कुछ चैलेंजेस हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट के। तो क्या है, लैक ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स हैं इन मैनेजिंग अर्बन अफेयर्स। अर्बन अफेयर्स को मैनेज करने के लिए स्किल्स की कमी है। फिर ट्रेनिंग और करिकुलम गैप है म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ एंड इंस्टीट्यूशंस के बीच। सिटीजन और अर्बन लोकल बॉडीज़ के बीच एक डिस्कनेक्ट है। उसके अलावा फाइनेंशियल अथॉरिटी जो है उसका पार्शियल डिवोल्यूशन हुआ है, ये भी एक दिक्कत है। इसका हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले प्राइवेट एकेडमिक और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को क्वालिटी ट्रेनिंग मटेरियल देकर और उनको इंगेज करके। उसके अलावा एक कैडर सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं म्यूनसिपल डिपार्टमेंट के लिए। जैसे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में कैडर सिस्टम डेवलप करते हैं डीएम्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के लिए। इंक्रीज द अवेयरनेस थ्रू द कैंपेन एंड द एंगेजमेंट, हमको अवेयरनेस इंक्रीज करना पड़ेगा। फोकस ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रक्चर फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग द अर्बन लोकल बॉडीज़। तो एक अर्बन लोकल बॉडीज़ को दूसरी अर्बन लोकल बॉडीज़ के द्वारा के साथ सीखना चाहिए, उनकी बेटर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, लर्निंग होना चाहिए। उसके अलावा और भी बहुत सारे तरह के कोऑर्डिनेशन हो सकते हैं कि किस तरह से वो लोग अपने प्रोजेक्ट को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये एसोसिएशन एंड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बीच बीच में बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है कि जो सिटिंग एमपीज़ हैं फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा, उनके अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स हैं क्रिमिनल केसेस के रिलेटेड।
25% सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं सिटिंग एमपीज़ में। 40% ऑफ सिटिंग एमपीज जो हैं वो डिक्लेयर करते हैं अपनी क्रिमिनल केसेस को। हाईएस्ट परसेंटेज जो है वो लक्षद्वीप में है, केरल में है, बिहार में है और महाराष्ट्र में है। इससे इम्पैक्ट क्या होगा? अगर क्रिमिनल एमपीज़ अगर पार्लियामेंट में बैठे हुए होंगे तो इससे करप्शन को एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मिलता है और एक जो है एक ट्रस्ट इरोजन होता है लोगों के बीच में और सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में। इफेक्ट ऑफ इनर पार्टी डेमोक्रेसी भी वो लोग समझ नहीं पाएंगे और वो उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। इसके अलावा ये हैम्पर करता है इन्वेस्टिगेशन उन लोगों के द्वारा जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और प्रोसिक्यूशन एजेंसी कुछ नहीं कर पाएंगे उन लोगों का। उसके अलावा जो है इसमें डिक्लाइन इन द कन्विक्शन, ये हम देख ही रहे हैं कि जो है बहुत सारे सीरियस केसेस में कन्विक्शन रेट जो है बहुत डिक्लाइन कर गए हैं। उसके अलावा जो है फ्री और फेयर इलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ भी कम रहती हैं अगर लॉ मेकर्स ही अगर जो हैं क्रिमिनल्स होंगे तो। इसका क्या तरीका है? सबसे पहले तो क्या लेजिस्लेटिव मेजर्स करने चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर क्रिमिनल कन्विक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर क्रिमिनल कन्विक्शन, अगर क्रिमिनली कन्विक्ट हो जाते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड, लाइफ टाइम बैन फॉर कन्विक्ट फ्रॉम पोल्स, अगर जो जिनको घोषित हो गया कि वो लोग क्रिमिनल्स हैं तो उनको लाइफ टाइम बैन कर देना चाहिए। हाइब्रिड इलेक्टोरल सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में के अंदर एक इंटरनल डेमोक्रेसी जो है हम लोग को इस्टेब्लिश करवानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 7 जज बेंच एस्टैब्लिश की है, कॉन्स्टिट्यूट किया टू रिकन्सिडर इस 1998 जजमेंट इन पीवी नरसिम्हा राव केस रिगार्डिंग लीगल इम्यूनिटी फॉर लेजिस्लेचर, कि लेजिस्लेचर के पास लीगल इम्यूनिटी होनी चाहिए कि नहीं। लीगल इम्यूनिटी क्या करता है? प्रोटेक्टिंग द लेजिस्लेचर फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर देयर एक्शन एंड स्टेटमेंट इन द कोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव ड्यूटी। तो जब भी अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं पार्लियामेंट में, आपने देखा है गाली का इस्तेमाल करते हैं, भद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो लीगल इम्यूनिटी है उनको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन इस लीगल इम्यूनिटी की आड़ में वो लोग उसको मिसयूज़ करते हैं। तो आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 आउटलाइन करता है पावर, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी। पावर, प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ को आर्टिकल 105 और 194 जो है ये आउटलाइन करता है। उसके अलावा ये इम्यूनिटी आती कहाँ से? राइट टू प्रोहिबिट द पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग। तो जो पब्लिकेशंस है जो इसकी पार्लियामेंट की, उसकी प्रोसीडिंग्स को भी राइट टू प्रोहिबिट करने का अधिकार होता है उनके पास। राइट टू स्पीच इन पार्लियामेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट रहता है उनके पास। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, लिमिटेड सिविल केसेस में उनके पास फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट रहता है। प्रिविलेज बेस्ड ऑन रूल एंड प्रेसिडेंस, तो रूल और प्रेसिडेंस के बेस में भी प्रिविलेज रहता है। तो टोटल 5 तरीके हैं। आर्टिकल 105 और 194 राइट टू प्रोहिबिट पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट है, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट है, प्रिविलेज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रेसिडेंस है। उसके अलावा रिफॉर्म में क्या किया जाएगा कि ये जो स्कोप और लिमिटेशन की एम्बिग्यूटी है इसको रिमूव किया जाना चाहिए। इंस्टेंस फॉर मिसयूज एंड लैक ऑफ ओवरसाइट, बहुत बार ऐसा होता है कि ओवरसाइट कोई इसको देखने वाला नहीं रहता और वो लोग मिसयूज़ कर जाते हैं चीज़ों को। एब्सेंस ऑफ क्लियर प्रोसीजर, कोई प्रोसीजर अभी तक जो है नहीं इस्टेब्लिश हुआ है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को कैसे डिफाइन किया जाए और कैसे मतलब एस्टेब्लिश किया जाए। अगेन द नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है ये और वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी वो लोग जो है धड़ल्ले से वो उसको वो करते हैं, क्या करते हैं, उसको वायलेट करते हैं। इसका एक तरीका है कोडिफाई होना चाहिए प्रिविलेज एंड एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एसओपी एक एस्टैब्लिश होना चाहिए कैसे प्रिविलेज को इस्तेमाल करना है और कोडिफाइड रहनी चाहिए कि इसको हम प्रिविलेज मानेंगे और इसको प्रिविलेज नहीं मानेंगे। एक लिमिट होनी चाहिए, एक थ्रेशोल्ड एस्टैब्लिश होना चाहिए कि कोई कैसी भी भाषा और किसी भी तरह की एक्टिविटी को अंजाम दे रहा है पार्लियामेंट में। उसके अलावा अगला पॉइंट है कि इनेक्ट द स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन एस्टैब्लिश करना चाहिए टू मॉनिटर द मिसयूज ऑफ प्रिविलेज,
जो प्रिविलेज का मिसयूज़ करे उसके अगेंस्ट जो है कोई खास एक्शन लेना चाहिए, और ये लॉ के थ्रू होना चाहिए। इंश्योर द प्रॉपर क्लियर बाउंड्री, इंश्योर द क्लियर बाउंड्री टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बचाने के लिए भी एक हमको एक क्लियर बाउंड्री एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। इसके बाहर अगर कुछ भी चीज़ है तो वो जो है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के केस में आता है। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही, कल फिर से शुरू करेंगे इसको। थैंक यू।